गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए। अभी तक जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे वो थी एक्सरसाइज 4.4 और चैप्टर का नाम था हमारा सिंपल इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कैसे हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको 11 क्वेश्चन तक आपको बताया था। आज हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। अब देखिए इसमें क्या क्या रहा है। कह रहा है a sum of 640 is distributed मतलब बांटना among the 3 girls A B C। आपके पास टोटल पैसे कितने हैं? 640। ठीक, कह रहा है 640 is distributed among the 3 girls A B C। 640 रुपीज को 3 गर्ल्स जिनके नाम है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी, इन 3 गर्ल्स में 640 रुपीज को बांटा जाता है। गर्ल्स कितनी है? 3, ए बी और सी। 640 रुपीज को इन 3 गर्ल्स में बांटा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। बी गेट्स 70 मोर देन ए। अब देखिएगा यहाँ पे, अब कह रहा है B gets 70 मोर देन A, मतलब B को A से 70 रुपीज ज्यादा मिले। B gets 70 मोर देन A, मतलब B को A से 70 ज्यादा मिले। तो B के पास कितने हो जाएंगे? A प्लस 70, A प्लस 70, मतलब जितने A के होंगे उससे 70 रुपीज अधिक। ठीक, अब आगे चलते हैं। C gets 80 more than B। अब कह रहा है कि C के पास कितना है? 80 more than B, 80 रुपीज मोर देन B, मतलब B से 80 रुपीज अधिक। तो C के पास कितने हो जाएंगे? B प्लस 80। ये फाइंड द शेयर ऑफ B। अब आपको B का निकालना है। अब आपको किसका फाइंड करना है? B का। तो सबसे पहली बात कि आप x किसको मानेंगे? सबसे पहली बात आप इसमें x किसको मानेंगे? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b का भी दिया हुआ है, c का दिया हुआ है, लेकिन किसका नहीं दिया? a का। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने a को x मान लिया तो यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस 70। ठीक, और c में क्या है? b प्लस 80, तो ये उठकर यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बेस है वो क्या है? A, और A को हम लोग क्या मानेंगे? X। तो अब हम लोग लिखेंगे let A has is equal to X रुपीज। हमने मान लिया कि A के पास कितने रुपए है? X है। तो इसका मतलब B के पास कितने होंगे? अब हम देखते हैं कि B के पास कितने आते हैं। तो देखिए B कितना था हमारा? A प्लस 70। B कितना था? A प्लस 70। अब A के पास हमने क्या माना है? कि A को X रुपया मानना है, तो A के लिए क्या हो जाएगा? X प्लस 70, मतलब B के पास टोटल कितने हो गए? X प्लस 70 रुपीज। अब C की बारी आई। C दिया हुआ है कितना? B प्लस 80। C दिया हुआ है B प्लस 80 और आपका B क्या है? x प्लस 70। ये है आपका b। तो b ये क्या रख देंगे आप? x प्लस 70 और 80 पहले से और 80 ये। ठीक, तो x प्लस ये कितना हो गया? 150। ये निकला, मतलब a के पास x रुपए है, b के पास x प्लस 70 रुपीज है, c के पास कितने है? x प्लस 150। ठीक, अब टोटल रुपए कितने थे हमारे पास? 640। अब हमें पता चल चुका है कि A के पास कितने हैं, B के पास कितने हैं और C के पास कितने हैं, और टोटल रुपए कितने थे? 640। इन सभी को क्या करिए आप? ऐड कर दीजिए। A कितना है? X, B कितना है? X प्लस 70 और C कितना है? X प्लस 150। और ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे? 640 के। क्यों? क्योंकि हमने जो 640 रुपीज हैं उनको हमने 3 गर्ल्स में बांटा है
और 3 गर्ल्स में बांटा है और फिर उनको अगर तीनों को मिलाएंगे तो इतने ही रुपए होंगे। इसलिए हमें पता चल गया ए के पास इतने हैं, बी के पास इतने हैं, सी के पास इतने हैं और तीनों को हमने जोड़ा तो किसके बराबर होना चाहिए 640 रुपीज के। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक ये x है, एक ये x है, एक ये x है, x 2x और x 3x। अब कांस्टेंट की बारी आई, ये 70 ये 150, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 220। ये अब इसको आप सॉल्व करिए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, और मैंने आपको बताया था किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अभी इसके साथ में कौन है 220, इसको हम क्या करेंगे तो साइड भेज देंगे 220। तो 3x इज इक्वल टू 0, 4 में 2, 6 2 में गए 4, कितना आ गया 420। अब x की वैल्यू इज इक्वल टू 420 अपॉन में 3, इसको काट दीजिए आप, 3 1 3, 3 4 12, 3 0। ये आया, ये किसकी वैल्यू निकली x की, ये किसकी वैल्यू निकली x की। इसका मतलब x के पास x का निकला 140 और हमने x को माना था a को, इसका मतलब a के पास कितने रुपए हैं 140 रुपीज। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ b, मतलब हमें a का नहीं बताना है ना c बताना है, हमें b का बताना है। तो b हमने कितना माना था, b देखिए क्या है x प्लस 70, b कितना है x प्लस 70, ये हमारा x है। तो x से क्या रख देंगे आप 140, देखिए 140 प्लस 70 कितने को आएगा 210। इसका मतलब b के पास कितने टोटल रुपए हैं 210। इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन फाइंड करा। ठीक, अब फिर से एक बार समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास 640 रुपीज है और 3 गर्ल्स हैं, हमने उन 3 गर्ल्स में पैसे को दे दिया तीनों को। ठीक, अब हमने कहा कि जो ए गर्ल्स है मतलब जो बी है, बी के पास ए से 70 रुपीज ज्यादा है, 70 रुपीज ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस, और किससे ज्यादा है ए से, ए प्लस 70 किसके हो गए बी के। अगला लिखा हुआ था C gets 80 more than B, मतलब C को B से 80 रुपए ज्यादा मिले हैं। C को हमने क्या किया B से 80 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो क्या हो जाएगा B प्लस 80। अब हमने ये देखा कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बेस्ड है वो किस पे है A पे बेस्ड है। क्यों, अगर हमें A की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम कोई भी क्वेश्चन फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने किसको माना लेट A has इज इक्वल टू x रुपीज। हमने मान लिया कि a के पास x रुपए हैं, तो अब a के हम लोग क्या रखेंगे x, तो b कितना था a प्लस 70, a को हमने x मान ला तो कितना हो गया x प्लस 70। ठीक, फिर आए c की बारी, c को हमने क्या माना है b प्लस 80 और b हमारा कितना है x प्लस 70, x प्लस 70 और 80 पहले से हमारे पास। जब सॉल्व हो रहा तो कितना आया x प्लस 150। ठीक, अब हमने क्या करा था जो 640 रुपीज थे उस तीनों लड़कियों में बांटे थे, और अगर तीनों लड़कियों से हम पैसे वापस ले लें तो 640 के बराबर आएंगे, या उन पैसों को अगर हम सम करें जो तीनों बांटे गए हैं तो 640 के इक्वल आने चाहिए। इसलिए हमने जो तीनों को जो हमने रुपए दिए थे उन तीनों को ऐड कर उस सबको ऐड कर दिया और किसके इक्वल आना चाहिए वो 640 के। अब आगे देखिए ये x कितना आएगा 3x, फिर 150 में आप 70 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 220 इज इक्वल टू 640। जब हमने सॉल्व करा तो हमें x की वैल्यू कितनी निकली 140 और x हमने किसको माना था a को, इसका मतलब a के पास कितने हैं 140 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे b के बारे में पूछा था, b के बारे में, तो b को हमने क्या माना था x प्लस 70, x की वैल्यू कितनी है 140 निकाली हमने, ये देखिए, और निकाला तो हमें पता चला कि B के पास 210 रुपीज है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर
इसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन ही बताऊंगा जो आप नहीं लगा सकते, या आपको कुश्ती बनाने में जब आप उसको करेंगे तो आपको बनाने में दिक्कत आएगी क्वेश्चन। मैं आपसे वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसी क्वेश्चन पर अगर वो बेस्ड है तो आप अपने मन से उसको लगाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर है, 13 आप अपना 15 आप अपने मन से लगाएंगे। नहीं मैं आप चलिए द डिफरेंस बिटवीन two-third of a number, two-third of a number and 1/4 of it is, and 1/4 of it is 50. Find the number. ये देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द नंबर। अब समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन 2/3 ऑफ ए नंबर एंड 1/4 ऑफ इट इज फाइंड द नंबर। सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है इसमें डिफरेंस, कि डिफरेंस का मतलब हम लोग क्या समझेंगे। अब आप ध्यान से एक चीज सुन लीजिए, डिफरेंस अगर मैथ में आता है इक्वेशन में तो आप उसको समझेंगे क्या, सब्सट्रैक्ट। क्या समझेंगे, सब्सट्रैक्ट। कभी भी कहीं भी अगर डिफरेंस आया तो इसका मतलब उसमें क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। अब आगे चलते हैं, 2/3 ऑफ अ नंबर। 2/3 ऑफ अ नंबर मतलब किसी नंबर का 2/3, किसी नंबर का 2/3। लेकिन हमें नंबर तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स। अब हमने पढ़ा कि 2/3 ऑफ अ नंबर, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2/3 फाइंड करेंगे। 2/3 ऑफ अ नंबर, और नंबर को हमने क्या माना, एक्स। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। और किसका 2/3, नंबर का, तो मल्टीप्लाई एक्स। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 2x/3। ये कितना आ गया, 2x/3। 2/3 ऑफ नंबर कितना हुआ, 2x/3। अब आगे चलते हैं, एंड 1/4 ऑफ इट। एंड 1/4 ऑफ इट मतलब उसी नंबर का 1/4, उसी नंबर का 1/4। नंबर क्या है हमारा, x, मतलब x का 1/4। अब 1/4 निकाल लीजिए, 1/4 ऑफ x। 1/4 का मतलब 1/4, और किसका, x का, तो मल्टीप्लाई x। ये कितना आ गया, x/4। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, द डिफरेंस बिटवीन 2/3 ऑफ ए नंबर एंड 1/4 ऑफ इट। इसका मतलब जब हम किसी नंबर का 2/3 बनाते हैं और फिर किसी नंबर का 1/4 निकालते हैं, और फिर उन दोनों का जब हम डिफरेंस करते हैं या उन दोनों को आपस में जब घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 50। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगी, 2x/3 माइनस x/4। देखिए क्वेश्चन ने कहा था डिफरेंस बिटवीन 2/3 ऑफ नंबर, ये हो गया 2/3 ऑफ नंबर, एंड 1/4 ऑफ इट, ये हो गया 1/4 ऑफ इट। ठीक, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 50। तो इज इक्वल टू क्या नतीजा, 50। अगर आपने इतना काम कर लिया, इसके बाद आप सॉल्व करना जानते हैं। मैंने क्या बताया था, LHS और RHS में एक ही कोई डिनोमिनेटर होना चाहिए। LHS में ये, अब देखिए यहाँ LHS में देखिए डिनोमिनेटर 3 है, दूसरा 4 है। RHS में देखिए एक ही है, 1, उधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है, किसका, डिनोमिनेटर का। 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 12। ठीक,
3 4 जा 12, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12 माइनस का 3x इज इक्वल टू किसके हो गया 50। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, क्योंकि हमसे कहा गया फाइंड द नंबर, और नंबर को हमने क्या माना x, इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया जो जो x की वैल्यू x के साथ जो है उसको हमें हटाना होता है। 8x में आप 3 से घटाएंगे कितना आएगा 5x अपॉन का 12 इज इक्वल टू 50। अब देखिए ये 12 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि अब ये कहाँ है डिवाइड में, डिवाइड करा जब उस दूसरी साइड जाता है तो किस में चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। चलिए 5x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 12, ये अब 5x इज इक्वल टू, अब हम निकालेंगे क्या 5x, 5x का 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 600, 12 5 जा 60, तो 5x इक्वल टू कितना है 600। हमें वैल्यू निकालनी x की, तो अब हम लोग क्या करेंगे 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 600 अपॉन 5, ये ठीक, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x और 5 के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन था, मल्टीप्लाई वाला जब दूसरी साइड जाता है तो किस में चेंज होता है डिवाइड में। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता x इज इक्वल टू 120। जब हमने ऐसा किया तो हमें x वैल्यू कितनी निकली 120, और x को हमने क्या माना था नंबर, तो इसका मतलब वो नंबर कौन कितना है हमारा 120। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि आप 2/3 एक नंबर है, नंबर को हमने x मान लिया, आप इसका 2/3 फाइंड करिए, 2/3 का मतलब 2/3 और नंबर क्या था x, तो मल्टीप्लाई x कितना आ गया 2x/3। फिर हमसे कहा गया था उसी नंबर का 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई x कितना आ गया x/4। अब हमसे कहा गया कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब जब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है 50। तो हमने देखिए 2x/3 माइनस x/4 किससे इक्वल कर दिया 50, और फिर हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकला x इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आपने वो याद कर ली या आपने इसको पढ़ लिया ध्यान से तो आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द सम ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर, नहीं ऑड नंबर बोला गया हम लोगों को, नेचुरल नंबर नहीं बोला गया है, हम लोग को क्या बोला गया है ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर is 124, is 124। find the bigger number, find the bigger number, बिगर मतलब बड़ा नंबर, हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है जो उसमें बड़ा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है द सम, सम मतलब ऐड, मतलब किन्हीं दो संख्याओं को ऐड करा गया होगा। ठीक, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, दो कोई कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, जब उनको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 124। फिर समझिएगा, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 124। फाइंड द बिगर नंबर। अब बात यहाँ फंसती है कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, और फिर दूसरी बात कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं। तो चलिए हम आपको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब 5 6 7 8 9 10 लगातार नंबर है कि नहीं है,
1 2 3 4 5 6 लगातार नंबर है। 2 5 9 ये लगातार नहीं है क्योंकि हमने इसमें एक डिजिट छोड़ दिया। तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। कौन से कहा गया है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 3 5 7 क्या है, ऑड नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से होंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, चलिए ये देखिए 2x प्लस 1 2x प्लस 3। अभी यहां पर हमसे कहा गया 2 के लिए, मतलब आपको सिर्फ 2 ही लेने हैं। अगर मान लीजिए 3 लेने होते तो क्या आता है 2x प्लस 5, 3 लेने होते क्या आता है 2x प्लस 7। ठीक, ये है हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कहां स्टार्ट होते हैं, 2x प्लस 1 से, फिर 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 5, फिर 2x प्लस 7। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 2 लेने हैं, इसलिए हमने 2 ही लिए। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ने कहा जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आए उनको आप ऐड करिए। एक नंबर हमारा ये है, एक नंबर हमारा ये। अब क्वेश्चन ने कहा है आप इनको क्या करिए, ऐड करिए। चलिए हम ऐड कर देते हैं। 2x प्लस 1 प्लस कितना है 2x प्लस 3। जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 124। जो मिला उसको हम लोग इक्वल कर देते हैं 124। ये लीजिए, अब सॉल्व करिए। 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 124। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी होगी, x की। तो 4x इज इक्वल टू 124 माइनस का 4, 4x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 4। या काटे तो कितना आएगा 30। मतलब आपने x की वैल्यू कितनी निकाली 30। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द बिगर नंबर, और नंबर कौन कौन से हैं, एक है 2x प्लस 1, दूसरा है 2x प्लस 3। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा बिगर नंबर, तो हम क्या करेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली वो इन दोनों में रखेंगे और जिसका आंसर जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए नंबर क्या है 2x प्लस 1। चलिए अब हमें x की वैल्यू कितनी करनी है 30। 2 और x के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो 2x कितना रखेंगे 30 प्लस 1, 30 टू जा 60, 60 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 61। मतलब जब हमने पहले वाले नंबर पे रखा तो हमें वैल्यू कितनी निकली 61। अब हम लोग दूसरे नंबर पे रख के देखेंगे 2x प्लस 3 वाले में, तो 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस का 3, 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। पहले वाले में हमने रखा तो हमें 61 मिली और दूसरे वाले में हमने रखा तो 63 मिली। ठीक, अब बात ये है कि हम किस नंबर को लेंगे, किस नंबर को लेंगे, बिगर नंबर को हमें चाहिए। आंसर ने कहा है कि आपको बिगर नंबर बताना है, तो बिगर नंबर क्या हो गया 63। ठीक, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें चेक करना, आंसर हमारा क्या आया 63, ये आंसर हमारा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ने कहा है कि 10 सम, मतलब जो आपके नंबर आए उन दोनों का जब आप सम करते हैं तो किससे इक्वल आता है 124 के। तो हमने कौन कौन से नंबर निकाले, एक 61 और एक 63। इनका आप सम करके देखिए 124 इक्वल आता ही नहीं आता। 3 1 4 6 6 12, देखिए आ रहा है इक्वल। इसका मतलब हमारे निकाले गए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 63। सिर्फ इसमें एक पॉइंट था, वो क्या था 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर जो आप याद रखिएगा हमेशा 2x प्लस 1 2x प्लस 3 से स्टार्ट होते हैं, 2x प्लस 5 फिर 2x प्लस 7 फिर 2x प्लस 9 ऐसे चलते रहते हैं। यहाँ हम सिर्फ 2 लेने के लिए गए थे, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे 2 लिए और फिर क्वेश्चन ने कहा था उनको ऐड कर दीजिए, तो हमने ऐड करके इक्वल कर दिया किसके 124 के। ठीक, ये थी हमारी ये वाली प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ दूसरे तरीके से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा।
हम आपको आज कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आज इसमें आप देखेंगे जिनको सॉल्व करने का कुछ अलग ही तरीका है। जैसे अभी तक जो आप सॉल्व करते आए हैं उनमें आप वेरिएबल को इस दूसरी साइड करते थे और उसको दूसरी साइड करते थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग होंगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक, क्या है? द एज ऑफ A and B are in the ratio 9:4. ठीक, 7 year hence their ages will be 5:3. 5:3. Find their present age. Find their present age. ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एज ऑफ ए एंड बी, कोई दो लड़के हैं जिनकी एज का रेशियो हमें दिया हुआ है कि कोई एक ए है और एक कोई बी लड़का है। इनकी एज का जब रेशियो निकाला गया तो कितना आता है? 9:4। ठीक, 7 ईयर है, 7 ईयर है मतलब 7 साल बाद। 7 साल बाद जब उनकी दोबारा एज का रेशियो निकाला जाता है तो कितना मिलता है? 5:3. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब आपको यहाँ पर ए और बी की प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना मान लिया हमने? x। हमने मान लिया कि ए और बी की, इसको दोबारा लिखते हैं हम लोग, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए, अब देखिए एंड बी। अब यहां से हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे। हमें जब हमने ए और बी का जब रेशियो निकाला तो हमें कितना बचा? 9:4। सबसे पहले कौन किसका नाम आया? ए का, मतलब ये जो पहली एज है ये किसकी होगी? ए की। फिर अगला नाम किसका है? बी का, तो ये किसका होगा? बी का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेट करते हैं कि ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? ए की कितनी दी हुई है? 9x ईयर, ये निकली आपकी ए की। ठीक, बी कितना दिया हुआ है? 4, तो कितनी हो जाएगी इसकी? 4x ईयर। ठीक, और यहां पर हम लोग प्रेजेंट एज को क्या मान लेंगे? x। तो देन ए एंड बी, लेट प्रेजेंट एज को हमने x माना है, तो a और b कितनी होगी? a की 9x ईयर, b की 4x ईयर। क्यों? क्वेश्चन ने हमको a और b का रेशियो बताया है कि 9:4 है, और सबसे पहले नाम किसका? a का, तो ये किसका होगा? a का, और ये है b का। तो हमने प्रेजेंट एज को क्या मान लिया? x। तो a का कितना होगा? a का कितने साल का है? 9x ईयर का। b की एज कितनी है? 4x ईयर। अब बात आती है 7 ईयर हेंस, मतलब 7 साल बाद की। 7 ईयर हेंस, जैसे अभी आप 15 साल के हैं और आपसे कोई पूछे कि आप 7 साल बाद कितने साल के होंगे, तो 15 और 7 22 ईयर्स के होंगे आप। ऐसे ही इसमें अभी ए कितने साल का है? 9x ईयर का, बी कितने साल का है? 4x ईयर का। अब हम 7 साल बाद की बात करेंगे कि 7 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है? 9x, और 7 साल बाद कितनी हो जाएगी? 9x + 7। 7 साल बाद कितनी हो जाएगी? 9x + 7। क्यों? अभी प्रेजेंट एज कितनी है उसकी? 9x ईयर, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी? 9x + 7। अब हम लोग b की एज फाइंड करते हैं।
अभी डी कितनी एज है 4x ईयर, 7 साल बाद कितनी जाएगी 4x + 7। ठीक, 7 साल बाद जब उनकी दोबारा एज का रेशियो निकाला जाता है तो कितना निकलता है 5:3। 5:3। तो अब इनका भी रेशियो निकालेंगे, इनको रेशियो निकालेंगे तो 9x + 7, और रेशियो हमेशा कितना अपॉन में होता है 4x + 7। ये किसके इक्वल है 5:3 के। 5:3 रेशियो को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब देखिए हमने क्या करा, प्रेजेंट एज को x माना। ठीक, एक एज कितनी होगी 9x ईयर, डी की होगी 4x ईयर। फिर हमसे 7 साल बाद के लिए कहता है तो एक एज कितनी होगी 9x + 7, डी की हो गई 4x + 7। और 7 साल बाद जब हम दोबारा उनकी एज का रेशियो निकालते हैं तो 5:3 के ऊपर आता है। तो इनका रेशियो फाइंड करो, किससे इक्वल कर दिया 5/3 के। क्यों कि 7 साल बाद जब हमने इनकी एज का रेशियो निकाला तो 5/3 के इक्वल आया। अब इस तरीके की प्रॉब्लम, अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें ये देखिएगा। ये आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उनको कैसे सॉल्व करना है ये हमें समझना होगा। ये देखिए इसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। वो कैसे करते हैं देखिएगा, एरो को ध्यान से देखिएगा, ये इधर ये। अब देखिए 3 का एरो कहाँ है इस तरफ, मतलब 3 इस तरफ आएगा। अभी 3 का किसमें है डिवाइड में, जब इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 9x + 7 आ गया ना। फिर इक्वल साइन लगा, इक्वल साइन आप भी लगा दीजिए। अब देखिए अब 4x + 7 कहाँ जा रहा है एरो 5 के पास, 4x + 7 कहाँ जाएगा 5 के पास। तो क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 4x + 7। ये हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 कहाँ डिवाइड में था तो कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में। ये वाला पोर्शन डिवाइड में था तो ये कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में। अब 3 और ब्रैकेट के बीच में किसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 9 जा कितना होता है 27x + 3 7 जा 21 इक्वल साइन आप भी लगा दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 4x वगैरह कितना आएगा 5 4 जा 20x प्लस साइन है आप भी लगा दीजिए। 5 7 जा कितना होता है 35। ये जब आपने सॉल्व करा तो आपकी इक्वेशन ये बनी। अभी पूरी इक्वेशन नहीं है, अभी इसको और अच्छे से करेंगे भी हम लोग। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, अब आपको वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ठीक, तो वेरिएबल क्या है इसमें x, एक x ये घूम रहा है, एक x ये घूम रहा है। अब हम अपनी सुविधा अनुसार हम क्या करते हैं 20x को इधर लेके आते हैं। ये अभी प्लस में है, जब इस तरफ आए तो इसमें हो जाएगा माइनस का 20x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है 21 किसमें प्लस में, तो उस तरफ जाएगा तो किसमें चले जाएगा माइनस में। तो 35 माइनस का 21 ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व करिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7x और ये आएगा 40। अब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 14/7। जब आप काटेंगे तो कितना आएगा 2, मतलब x वैल्यू कितनी निकली हमारी 2। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमें पता चला कि x वैल्यू कितनी है 2। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें क्या फाइंड करनी है उसकी प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज को हमने क्या माना था एक को, एक हमने प्रेजेंट एज क्या माना था 9x ईयर। ठीक, तो x की वैल्यू हमें कितनी आ रही 2, तो 9 और x के बीच में किसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तो अब क्या आ जाएगा, इसी के आगे देखिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए 9 x की वैल्यू कितनी निकली 2 रख दिया हम लोग, कितना आ गया 18। ठीक, 4x ईयर मतलब 4, x की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ये आई हमारी उसकी क्या नाम है इन दोनों की प्रेजेंट एज। ये क्या आ गई इन दोनों की प्रेजेंट एज। इस तरीके से आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना ध्यान से देखना होगा कि
ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, ठीक है। ये अब एक ये कितनी आ गई 18 ईयर और बी कितनी आ गई 80, यही आपका क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि हमें ए और बी कोई दो लड़के हैं, उनकी एज का रेशियो हमें दिया हुआ था कितना 9:4। तो हमने क्या करा, सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज को x मान, उनकी प्रेजेंट एज को हमने क्या माना x, ठीक। फिर हमने निकाला ए की एज कितनी होगी, हमें कितना दिया था 9, तो कितनी होगी 9x ईयर, बी की होगी 4x ईयर। फिर हमसे कहा था 7 साल बाद, 7 साल बाद मतलब उसमें 7 साल ऐड हो जाएंगे, तो ए की एज कितनी होगी 7 साल बाद 9x + 7, बी की एज कितनी हो जाएगी 4x + 7। अच्छा 7 साल बाद जब हम उनकी दोबारा एज का रेशियो निकालते हैं तो इसका कितना आता है 5:3। रेशियो हमेशा 5/3 लिख सकते हैं, तो 5/3 को हम लोग 5:3 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने उनकी एज का रेशियो किसके बराबर कर दिया 5/3 के। अब इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं उनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा ये आया और हमने वो सॉल्व करा तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 2। फिर हमने क्या करा 2 को इसमें रखा तो हमें पता लगा कि a की एज कितनी 18 ईयर, b की कितनी है 8 ईयर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 आप अपने मन से करेंगे। इसमें जैसे कहा गया है कि 17 में कि द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, द डिफरेंस बिटवीन 12 टाइम्स द लेंथ, लेंथ का मतलब 12 टाइम्स एंड लेंथ ऑफ ए लाइन इज 120 मीटर सेंटीमीटर। चलिए हम बता देते हैं इसको 17 और 18। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस कह रहा है, डिफरेंस मतलब मैंने आपको बताया क्या सब्ट्रैक्ट, द डिफरेंस बिटवीन 12 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है गुना, 12 टाइम्स द लेंथ एंड 12 टाइम्स द लेंथ एंड, लेंथ को मैंने n लिख दिया है, लेंथ एंड 10 टाइम्स द लेंथ, 10 टाइम्स द लेंथ, लेंथ को मैंने क्या लिखा L ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन इज 120 सेंटीमीटर। मैं इसमें आपको सिर्फ इक्वेशन बताऊंगा कैसे इक्वेशन बनाई जाएगी, बाकी सारा काम आप अपने मन से करेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं 12 टाइम्स द लेंथ, लेंथ का 12 टाइम्स, लेंथ का 12 टाइम्स और लेंथ ठीक 12 टाइम्स आप तब फाइंड कर सकते हैं जब आपको लेंथ पता हो। फिर आगे क्या कह रहा है एंड 10 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ लाइन, हमें लेंथ पता होगी तभी तो हम उनका 12 टाइम्स और 10 टाइम्स निकालेंगे और फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे लेट लेंथ ऑफ अ लाइन कितनी देगी x सेंटीमीटर, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन का है 12 टाइम्स द लेंथ, अब यहां लिखते हैं 12 टाइम्स द लेंथ, लेंथ कितनी हमने मानी है x, 12 टाइम्स मतलब x का 12 टाइम, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया 12x सेंटीमीटर ये। फिर हमसे क्वेश्चन है 10 टाइम्स द लेंथ, इसी का 10 टाइम्स आप फाइंड कर दीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 10, ठीक। फिर कह रहा है द डिफरेंस, जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो किससे इक्वल आता है 120 सेंटीमीटर के। चलिए इसका डिफरेंस फाइंड करते हो क्या हो जाएगा 12x माइनस का 10x और किसके इक्वल हो जाएगा वो
120 सेंटीमीटर। ये है आपकी इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 21 मोर देन अ चेयर। 20 more than the cost of chair। 20 more than the cost of chair। ठीक, if the cost of table and chair, if the cost of table and chair is, कितना दिया हुआ मैं 371। ठीक, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, ये लास्ट का पॉइंट है, ये मैंने लिखा हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट, अब पहले मतलब इसका आप सबसे पहले क्या समझेंगे, मीनिंग क्या है। कॉस्ट ऑफ अ टेबल मतलब टेबल की कीमत, ठीक, इज 21 मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान में गए, ठीक है, वहां टेबल रखी थी, चेयर रखी थी, तो आपने इससे पहले क्या पूछा, चेयर की कीमत पूछी। उसने चेयर की कीमत आपको कुछ बताई, वो आपको मैंने नहीं बताई। उसने आपने कहा कि ये चेयर कितने रुपए की, उसने बताया कुछ, ठीक। फिर आपने कहा ये टेबल कितने की है, तो उसने कहा कि ये टेबल चेयर की कॉस्ट से 2 रुपए अधिक है। ये जो टेबल है ये चेयर की कॉस्ट से 2 रुपए अधिक है। तो इसका मतलब सबसे पहले कि आपको चेयर की कीमत पता होनी चाहिए, फिर आप उसमें 2 रुपए ऐड कर दोगे तो आपको टेबल की पता चल जाएगी। यही तो होगा, ठीक। ऐसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेबल की जो कीमत है वो 21 रुपए ज्यादा है, किससे, चेयर की कॉस्ट से। मतलब चेयर जितने रुपए की है उससे 21 रुपए ज्यादा किसकी कीमत है, टेबल की। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये पता करना होगा कि चेयर है कितने रुपए की, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि चेयर कितने रुपए की है तो हम लोग टेबल फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक। हमने मान लिया कि चेयर कितने रुपए की है, x रुपए की। अब हम लोग टेबल की कॉस्ट निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ टेबल, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कॉस्ट ऑफ टेबल इज 21 मोर मतलब ज्यादा, और ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब प्लस करते हैं। 21 मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर, मतलब चेयर की कॉस्ट से 21 रुपए ज्यादा। चेयर की कॉस्ट कितनी है, x रुपए, इससे कितना ज्यादा, 21। ये हो गया, ये आ गई टेबल की कॉस्ट, x प्लस 21, ठीक। अब आपने क्या करा, एक टेबल भी ले ली और एक चेयर भी ले ली। अब आपने इसको टोटल दिए कितने रुपए हैं, 371। आपने दोनों चीजें ले ली, एक टेबल ले ली, एक चेयर ले ली, और आपने इसको कितने रुपए दिए, 371। तो इसका मतलब टेबल की कॉस्ट और चेयर की कॉस्ट मिलाकर आपने जोड़ा होगा तो आपको 371 मिला होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चेयर की कॉस्ट को और टेबल की कॉस्ट को जब ऐड करेंगे तो किसके पर आएगा 371, ठीक। अब आप आगे देखिए, x और x को जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 371, ठीक। अब 21 कहाँ पे, प्लस में, प्लस वाला जब उस तरफ जाएगा उसमें चल जाएगा माइनस में। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 371 माइनस का 21। ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप 371 में घटाएंगे
ये आएगा 350। कितना है ये? 350। अब आप x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू क्या कितना हो गया? 350 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आता है x इज इक्वल टू 175 रुपीस। ठीक है, जब आपने x की वैल्यू फाइंड की कितनी की? 175, और x इसको आपने x इसको माना था चेयर की कॉस्ट। इसका मतलब चेयर कितने रुपए की है? चेयर की कॉस्ट हो गई कितनी? 175 रुपीस। ठीक, अब लेकिन आपको टेबल की कॉस्ट भी फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? टेबल की। टेबल की कॉस्ट कितनी आपने ली थी? x प्लस 21। ये थी हमारी क्या? टेबल। x हमारा क्या है? 1। x वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 175। तो यहाँ पे x से आप क्या रख देंगे? 175 प्लस का 21। 516 729 196। ये निकली हमारी टेबल और चेयर की कॉस्ट। अब अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाह रहे हो कि आपने जो टेबल और चेयर की कॉस्ट निकाली वो सही है कि नहीं सही है, तो आप क्या करिए? देखिए, आपने उसको टोटल रुपए दुकानदार को कितने दिए? 371। तो आपने जो चेयर और टेबल की कॉस्ट निकाली है, क्या वो 371 के इक्वल आ रही है? या चेक कर लीजिए। चेयर कितनी है? 175, और ये है 196। 175 196, 6 और 5 111, 9 1 10 7। ये देखिए 371 के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब हमारे द्वारा निकाले गए आंसर बिल्कुल सही है। तो फिर समझिए, इस क्वेश्चन हमसे कहा गया था कि जो टेबल की कॉस्ट है वो चेयर की कॉस्ट से 21 रुपीस ज्यादा है। तो अगर हमें टेबल की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमें चेयर की कॉस्ट पता होनी चाहिए, और चेयर की कॉस्ट हमें पता नहीं थी, इसलिए हमने क्या करा? चेयर की कॉस्ट को x मान लिया। जब ऐसा करा तो टेबल की कॉस्ट कितनी हो गई? x प्लस 21, और टोटल हमने जो दुकानदार को रुपए दिए कितने दिए? 371। तो आपने टेबल की कॉस्ट को ऐड करा होगा, फिर चेयर की कॉस्ट को ऐड करा होगा, तब तो आप उसको 371 दोगे। तो हमने यही करा। हमने क्या करा? टेबल की कॉस्ट को चेयर की कॉस्ट को ऐड कर दिया, किससे इक्वल कर दिया? 371। फिर हमने सॉल्व करा तो हमें पता चला कि x की वैल्यू कितनी निकली? 175, और हमने x किसको माना था? चेयर की कॉस्ट को। तो हमारी चेयर कितनी रुपए की हो गई? 175 रुपीस की। अब टेबल की फाइंड करनी थी। टेबल को हमने क्या माना था? x प्लस 21। x के लिए हम 175 रखा और ऐड कर दिया कितना? 21। तो हमें मिला 196। इस प्रकार से हमारी जो चेयर निकली वो है 175 रुपीस की, एंड टेबल की कॉस्ट है 196। ठीक, इस तरीके से मैंने आपके एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चन मैंने लगा दी, सिर्फ 2-3 को छोड़कर। वो 2-3-4 प्रॉब्लम्स मैंने छोड़ी हैं, वो किसी ना किसी क्वेश्चन के बेस्ड है, और वो क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इन क्वेश्चन कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहला तरीका है आप उसकी वो क्वेश्चन क्या है आप इसको समझें। फिर दूसरा काम है कि जो क्वेश्चन कहता जाए फिर उसमें आप समझें उसको लेट किसको करेंगे? लेट करना। सबसे बड़ी जो मेन बात आती है, आजकल बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो लेट करने में, कि हम चेयर की कॉस्ट को x मानेंगे या टेबल की कॉस्ट को x मानेंगे। ये आप कैसे समझेंगे? ये आप पहले क्वेश्चन समझिए, फिर ये समझिए क्वेश्चन बेस्ड किसमें, कि अगर हम इसको फाइंड कर ले तो सारा क्वेश्चन निकल आएगा। जैसे मकान किस पे बेस्ड होता है? पिलर पे। ठीक, ऐसे ही कोई क्वेश्चन के हम लोग वो बेस ढूंढेंगे कि जिस पर क्वेश्चन पूरा बेस्ड हो, और उसको x मान लीजिए। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम चेयर को x न मानते अगर, तो हम टेबल की कॉस्ट को फाइंड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा? चेयर की कॉस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले x मानेंगे, फिर उसमें जो जो क्वेश्चन कहता जाए, जैसा कहता जाए वैसे आप उसको सॉल्व करते रहिए, और उससे आंसर आसानी से फाइंड हो जाए। इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज 4.4 और सिंपल इक्वेशन हर एक क्वेश्चन आप लगाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो वो आप उसको कमेंट से मेंशन कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए हम लोग जो अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, अगले जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, वो हमारा होगा लेसन नंबर 9, जिसका नाम है रेशनल नंबर। हम लोग अगले इसमें डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर कैसे हम लोग क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें।
फिर इसके बाद हम लोग करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, तो अगले वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर। थैंक्स।